यूपी विकास की उड़ान भरने को तैयार है। भारत में सबसे बड़े व दुनिया में क्षेत्रफल के नजरिए से चौथे सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर पीएम मोदी ने आज देश की जनता को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। जहां एक और मंच से पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के फायदे जनता के सामने रखे, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की दंगों वाली राजनीति पर निशाना साधा, साथ ही जिन्ना के बहाने विपक्ष को घेरा। यहाँ के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना नहीं भूले। आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही जो कार्य हुए हैं, मेट्रो लाइन के विस्तारीकरण का 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। चिल्ला एवं बघेल एलिवेटेड रोड 1067 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ। गंगा जल की परियोजना, नया सिटी बस टर्मिनल, मेडिकल पार्क, इंडोर स्टेडियम, हैबिटेट सेंटर, शिल्पकार और बुनकर भवन, ग्रेटर नोएडा में गंगा जल की आपूर्ति जो 800 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, 8 नए औद्योगिक सेक्टर का विकास, 3880 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, और जो ईडा है, यमुना अथॉरिटी है, इस ईडा में आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिनमें फिल्म सिटी के निर्माण, अप्रैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक पार्क और हेरिटेज सिटी समेत वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं। सरकार का कहना है कि अपने बुनियादी ढांचे और क्षमता के कारण ये एयरपोर्ट राज्य के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा होने पर 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा यात्री यहां से सफर कर सकेंगे। वहीं इस एयरपोर्ट का काम अगले आम चुनाव 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली के पास एक और भव्य एयरपोर्ट के सपने को साकार करने के लिए आज पहली ईंट जोड़ी गई। 2024 में जब ये सपना अपने दिव्य रूप में आकार लेगा तो दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में 3 एयरपोर्ट होंगे। लेकिन इसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सबसे खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से पहले सूबे को एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है। पीएम मोदी के साथ मंच पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मंच से जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद आसपास के क्षेत्र में होने वाले फायदों की लिस्ट बताई, साथ ही प्रदेश में रोजगार बढ़ाने की बात कही। साथियों, किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट
नए रोजगार भी देगा। जेवर एयरपोर्ट की खूबियां बताने के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने बीती सरकारों में हुए घोटालों पर विपक्ष को घेरा। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने, कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, कभी उद्योगों के अभाव के ताने, कभी ठप पड़े विकास के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने। यूपी के कोटि कोटि सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुरानी योजनाओं पर श्रेय लेने की बात को लेकर निशाना साधा। पीएम ने बताया, जेवर एयरपोर्ट का सपना 2 दशक पहले बीजेपी सरकार ने देखा था। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझ रहा। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती। और अगर ऐसा हम करते तो पहले की सरकारों की आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा भी लोगों को नहीं लगता। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के पास 5 रनवे होंगे, वहीं 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट का बोझ कम करेगा, बल्कि अनुमान जताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को भी नई उड़ान देगा। कोरोना काल में अगर किसी सेक्टर को भारी नुकसान हुआ है तो वो है एयरलाइन सेक्टर, जहां लॉकडाउन के दौरान भारत से देश विदेश की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे टीकाकरण में तेजी आती गई और कोरोना के मामले कम होते गए, सरकार ने धीरे धीरे एयरलाइन सेक्टर को गति देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे प्रतिबंधों में छूट मिलने लगी तो हवाई सफर करने वाले यात्रा करने के लिए आते गए। सरकार की ओर से प्रतिबंधों की ढील को देखते हुए एयरलाइन सेक्टर का भी विकास होता गया और अब इस मौके को देश के अलावा विदेश के एयरलाइंस भी गंवाना नहीं चाह रहे। इसी कड़ी में श्रीलंकन एयरलाइंस के चेयरमैन अशोक पाथिराजे गुरुवार को गुरुग्राम पहुंचे और भारत और श्रीलंका के बीच हवाई सेवा का विस्तार करने की इच्छा जताई। I'm with Mr. Ashok Pathirage, the chairman of Sri Lankan Airlines. Welcome, sir. Firstly, when we talk about Sri Lanka's relationship with India, the people-to-people contact is of the most prime importance, and the airline plays a key role in that.
pre-pandemic, March 2020, you were flying 120 flights per week. 120. 128, if I'm correct. How many are you flying currently? 54. And what time do you think it will take to reach that level? Though I know that there is a bubble agreement between India and Sri Lanka, but still. So we hope it will happen fast, and we hope that Indian authorities will relax these bubble conditions, so that we can carry the transit passengers beyond Sri Lanka. So hopefully towards the end of next year, I think we will get back to the similar levels of pre-COVID in terms of number of flights. As per the vaccination drive is concerned, there is an accelerated drive going on in India, in Sri Lanka. As you rightly mentioned, the third vaccine has been administered in Sri Lanka. Similarly, in India, the level has already crossed 1 billion people. So, do you think that the tourism sector as such, which was the most heavily impacted, and airline sector, which was completely in distress because of this pandemic, we are actually reaching, or we are at the end of the beginning of this crisis? I think so. Definitely so. How many Indians are you transporting right now or sending right now? So I just told you, we bring about 1,500 Indians every day. So that's roughly about 45,000 per month. How many more would you like to have? I just told you, we like to have 5 million in 3 years. 5 million in 3 years. In 2017, when I visited your country, the plan was to reach to all these smaller destinations in India. Though I know pandemic is going on and all the airlines are in survival mode, but would those plans be restarted again? So we will relook at it, right? I think first phase is that we need to get back to the pre-pandemic. Right now, if you ask me, except 2 destinations, we are flying all the other destinations what we used to fly. Okay. So obviously, right? We are almost there. So we will. It's a matter of increasing the frequency, right? So we will increase the frequency of destinations. If you want to bring 5 million, people from India, obviously we need to look at more destinations in India and more frequency. So that's where things are going to be. भारत और श्रीलंका के संबंध काफी मजबूत हैं, जिसको लेकर दोनों देशों में आने जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन भारत की विशाल मार्केट को देखते हुए चेयरमैन अशोक पाथिराजे ने श्रीलंका में यात्रियों की संख्या 50 लाख बढ़ाने की इच्छा जताई और साथ ही टाटा को एयर इंडिया की घर वापसी होने पर बधाई दी। So it seems that this is a new strategy in which not only flying to smaller cities would be involved in India, but you have an overall plan of attracting at least 5 million tourists from I'm India. saying that's our aspiration. Okay. So hopefully we will reach there. Another of your aspiration was actually become like a Hong Kong to China, right? I think that should be. It's not only Sri Lankan airline aspiration. I think that's the country aspiration. Regarding the overall impact of pandemic, we do understand that it will definitely now convert into an endemic kind of a disease. When can a near normal state of international operations, including the entire industry, I as well as your think company, probably start? within 1 year, because the way it is moving, hopefully, right? With all the developments happening in the science, I think within 1 year, right? Still I think it can be there. But I think people will have to get used to it and live with that, right? So I think that's what is going to happen. One of Asia's largest airlines is being formed in India right now, being backed by the Tata Group as their Air India. Any message to Air India on the competition? I would like to wish them all the best. Especially this question is for all the tourists who would like to have the most bang for their buck. We do understand the current situation right now is in favor of India. So in that sense, does it open Sri Lanka more for the backpackers or for luxury travelers, or does it open the entire gamut of segments catering to different Yeah. So that is what we are looking at, right? We are not only looking at the luxury traveler and the backpackers. We would like to cater to every segment of in India. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.